ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 61 स्वर प्रकरण 61वीं कक्षा को पढ़ेंगे। स्वर प्रकरण हमारा चल रहा, ठीक है। पढ़ने से पूर्व आप सभी से हम एक निवेदन करना चाहते हैं, जो बीच बीच में आप सभी से हम निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए कि आप सभी पाठक महानुभाव देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण संस्थानम हरिद्वारम के मासिक सदस्य बन जाइए। प्रति माह आप सभी पाठक महानुभाव अथवा आपके जो सगे संबंधी हैं उनको भी निवेदन कर सकते हैं, उनको भी आप सभी लोग जोड़ें। इस कार्य को अबाध रूप से चलाने के लिए निरंतर हम लंबे समय तक इसको चलाते रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप आज के डेट में देखेंगे तो आज तक हमने निरंतर कार्य करके 4500 से अधिक कक्षाएं आपके लिए अपलोड कर दी हैं संस्कृत शिक्षण संबंधी। परंतु ये अभी बहुत कम कार्य है, अभी कार्य हमें बहुत करना है, इसके आगे हमें बहुत कार्य करना है और टीम के साथ कार्य करना है और टीम को भी बढ़ाना है। इसलिए हमें अर्थ की आवश्यकता होती है और हम अकेले भी कार्य करते हैं तो भी हम निःशुल्क कार्य करते हैं, कोई वेतन नहीं लेते, न शुल्क लेते हैं, परंतु फिर भी जीवन को चलाने के लिए पैसे तो चाहिए। ये सारा व्यवस्था बनाने के लिए लाइट बिजली कमरा सबके लिए पैसा खर्च होता है। तो वो पैसा आप सभी पाठक महानुभाव मिल करके हमें सहयोग के रूप में भेजते हैं। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप अपना जो हमारे सहयोगी निरंतर जो सहयोग दे रहे हैं उस सहयोग को लगातार आगे बनाए रखें। कभी हम देखते हैं मित्रों कि कुछ पाठक महानुभाव आते जुड़ते हैं, सहयोग देना आरंभ कर देते हैं और 2-3 माह दे करके रुक जाते हैं। ऐसा तो हम कुछ गलत कार्य नहीं कर रहे, अच्छा ही कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। हाँ, आपकी असमर्थता है तो थोड़ा जितना आपने देना आरंभ किया उसका थोड़ा कम दे दीजिएगा। तो लगातार आप जुड़े हैं तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, हम भी आपके साथ लगातार जुड़े हुए और हम उन सभी पाठकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि जब से हमने कार्य को आरंभ किया तब से हमारे आर्थिक सहयोगी बनकर के निरंतर प्रति माह सहयोग दे रहे हैं। वस्तुतः ऐसे पाठकों के कारण ही ये कार्य चल पा रहा है, अन्यथा ये कार्य नहीं चल पाता। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी जो भी जुड़े हुए हैं और जो भी आगे जुड़े, अधिक से अधिक लोग जुड़े। हम आपके पैसे का कोई मिसयूज नहीं करते, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में ही लगाते हैं। आप हमारे रहन सहन की तरफ देखते होंगे, जहाँ पढ़ाते हैं
तो हम कोई बहुत अच्छी अच्छी कपड़े पहन करके, मुकुट पहन करके, सोने चांदी की अंगूठी और मालाएं पहन करके यहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, हम सिंपल ड्रेस में, आपको यही दिख रहा होगा 5 साल से, ठीक है, ऐसे ही आपको बाल दिख रहे होंगे, ऐसा ही सब कुछ हमारा रहन सहन, सामान्य रहन सहन। हम अपने ऊपर ना के बराबर पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि अधिक पैसे खर्च करने का लाभ क्या? लाभ क्या? इस शरीर पे अधिक पैसे खर्च करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है, व्यर्थ में। जितना इस शरीर को चाहिए उतना अवश्य देना चाहिए, परंतु व्यर्थ में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए कपड़ों के, अधिक कपड़ों के लिए, अधिक साज श्रृंगार के लिए, वो गलत है। तो हम ऐसा, आपके द्वारा जो भी हमको प्राप्त होता है, हम उसको सदुपयोग संस्कृत भाषा के लिए ही लगाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस अभियान में अवश्य सहयोगी बने, ठीक है। आप अन्यत्र भी दान देते होंगे, भारत देश के अंदर तो ये हमारी प्राचीन परंपरा है, सनातन परंपरा है दान की, और दान से ही यहाँ पर बड़े बड़े कार्य होते हैं सामाजिक, और ये भी एक सामाजिक कार्य है, दान से ही हो रहा है और आगे भी दान से ही होगा, ठीक है। तो ये अकाउंट डिटेल दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल दी है। यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया गया आपको 9582104261, ठीक है। इसी अकाउंट से सभी गतिविधियों को हम संचालित कर रहे हैं, और ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करके अवश्य अपना सहयोग दें। कई हमारे विदेश से भी लोग जुड़े हुए लोग हैं, परंतु हमने देखा है कि विदेश से जुड़े हुए लोग ना के बराबर सहयोग करते हैं। अनेक लोग इस प्रकार का विचार करते हैं कि भाई विदेश में जो रहने वाले भारतीय लोग हैं वो भारतीय सनातन संस्कृति के लिए बहुत दान करते होंगे, परंतु हमको ऐसा अनुभव नहीं हुआ। लोग पढ़ते हैं परंतु वो सहयोग नहीं करते। भारत में रहने वाले ही हमारे श्रेष्ठ पाठक महानुभाव अधिक सहयोग करते, अधिक के सारा वही सहयोग करते, उन्हीं के कारण चलता है। विदेश से तो एक दो लोग कभी कभी हमारा सहयोग कर देते हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी कीजिएगा, ये अच्छा कार्य हो रहा है। आप समर्थ हैं तो आप अपना जो आपकी सामर्थ्य शक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर भी करके देखिएगा, बहुत बड़ा लाभ होगा, ठीक है। चलिएगा, ये थोड़ा सा निवेदन किया, बीच बीच में करते रहते हैं। अब हम चलते हैं, गत कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था 120 सूत्र तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, यहां तक वीर वीर्य उच्च, ठीक है। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। कूल तीर तूल मूल शालाक्ष सामम अव्ययी भावे, 121। कूल तीर तूल मूल शालाक्ष समम अव्ययम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अव्ययी भावे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। समास कूलम च तीरश्च तूलश्च मूलश्च शाला च अक्षं च समं च कूल तीर तूल मूल शालाक्ष समम। समाहारो द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास कर दिया, नपुंसकलिंग एक वचन है इसलिए। अनुवृत्ति इसमें आ रही है उत्तर पदादि उदात्त अर्थ, कूल तीर तूल मूल शालाक्ष सम इत्येतान्युत्तर पदानि अव्ययी भाव समासे आदुदात्तानि भवन्ति। सरल है, कूल तीर तूल मूल शाला और अक्षर सम, ये यदि उत्तर पद में होंगे और अव्ययी भाव समास होना चाहिए तो इनका आदि उदात्त हो जाता है। उदाहरण दिया यहाँ पर, परिकूलम उपकूलम, परितीरम उपतीरम, परितूलम उपतूलम, सब जगह तूल तूल शब्द को आदि उदात्त, तीर को, ठीक है, कूल को आदि उदात्त कर दिया, ठीक है, अपने आप परेशानी नहीं है, कोई सामान्य स्वर। परिमूलम उपमूलम, परिशालम उपशालम, उपाक्षम परियक्षम, ठीक है।
पर्यक्षम में क्या होगा, यहाँ यण आदेश हो गया इस प्रकार से, परि और ये अक्षम, ये उदात्त हो गया, यहाँ पर यण आदेश हो गया, तो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, ये उदात्त का उदात्त ही रहेगा, उदात्त को कुछ हुआ ही नहीं, तो पर्यक्षम ऐसा बन जाएगा। सुषमम विषमम निशमम दुष्मम, ठीक है। यहाँ पर सम के श को श हो जाता, मूर्धन्य आगे सूत्र है यहाँ पर दिया हुआ है। अब इनमें सब में क्या है, अव्ययी भाव समास हुआ है, वो यहाँ पर लिख दिया है इन्होंने कि यहाँ पर किस किस से हुआ है। देखिएगा यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि सुषमम इत्यादि जो शब्द हैं, ये सुषमम विषमम निशमम दुष्मम, ये तिष्ठत गुण में पड़े हुए हैं, इसलिए तिष्ठत गु प्रभृतिनी च से यहाँ पर अव्यय भाव समास हुआ है, और ये आदि उदात्त हो गया उत्तर पद का। और यहाँ पर जो शब्द हुआ है ये सको सुवि निर्दुभ्य इत्यादि सूत्र है 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 88वां 88, उससे शब्द हो गया है ये आपका कूल से समीपम उपकूलम इत्यादि में, ये वाला ये क्या है, इसमें अव्ययी भावे से अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्र से सभ्य भाव समास हुआ है। परिकूलम में, ये परिकूलम इत्यादि में परि के साथ जो समास हुआ है, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इससे समास हुआ है वास्तव में, ये अपरिवर्जा, ये आप परिवही रंचव इत्यादि सूत्र है, दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 11वां सूत्र है। आप और परि वहिरंचव, ठीक है, अप परि वहिरंचव, इस सूत्र से क्या है, परि पड़ा हुआ है, तो परि के साथ समास हुआ है वर्जनार्थ में। और यहाँ पर ये दिखा दिया विशेष कि भाई इसकी अपरिवर्जने से क्या है, परि की यहाँ पर वर्जन अर्थ में कर्मवृत्ति संज्ञा है, कर्मवृत्ति संज्ञा होती है तो क्या है, पंचम में पांग पर भी से क्या है, पंचमी हो जाती है कूल शब्द में, ठीक है, परि के योग में कूल में क्या हो जाएगी, पंचमी, कूलात परि, तो ये दिखा दिया है। अतः अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक हो ही जाएगा समास होने पर, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर मुख्य हमारा फोकस है वो स्वर पर है, ठीक है, तो ये स्वर आप देखेंगे सभी उत्तर पद के आदि उदात्त कर दिए गए। चलिएगा, ये हो गया हमारा। तो अव्ययी भाव समास में समास से अंत उदात्त प्राप्त हो रहा था, तो उसका अपवाद क्या कर दिया, उत्तर पद का आदि उदात्त कर दिया। चलिए, ये हो गया। कंस मंथा शूर्प पाह्य कांडम द्युगौ, कंस कंथा कांडम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम द्युगौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम समास। कंस इत्यत्र समाहारो द्वंद्व, कंसश्च मंथश्च शूर्पश्च पाह्यं च कांडम च कंस मंथ शूर्प पाह्य कांडम समार्धम समास हो गया। अनुवृत्ति उत्तर पदादि उदात्त अर्थ कंस मंथ शूर्प पाह्य कांड इत्येतानि उत्तर पदानि द्विगौ समासे आद्युदात्तानि भवन्ति। ये यदि उत्तर पद में होंगे द्विगु समास होगा, क्या कौन सा समास होगा, द्विगु समास, तो द्विगु समास में क्या हो जाएगा, ये उत्तर पद का आदि उदात्त हो जाएगा। अब देखिएगा उदाहरण सब में, द्विकंसः त्रिकंसः द्विमंथः त्रिमंथः द्विशूर्पः त्रिशूर्पः द्विपाय्यः त्रिपाय्यः द्विकांडः त्रिकांडः, सब में उत्तर पद का आदि उदात्त हो गया। अब इसमें क्या है, वास्तव में द्वाभ्याम कंसाभ्याम क्रीतम, इस प्रकार से ये 5वें अध्याय के प्रथम पाद में हमको जाना पड़ेगा, वहां पर देखिएगा इनकी सिद्धि कराई गई है, द्विकंसा त्रिकंसा, तो वहां पर क्या है, कंसा टिठन, वहां पर इससे तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से इसमें समास होगा, किससे, तद्धितार्थोत्तर पद समाहार, तद्धित के विषय में, जो आगे कंसा टिठन से क्रीतम अर्थ में टिठन प्रत्यय आने वाला है, तो टिठन प्रत्यय आएगा, पहले समास हो जाएगा फिर टिठन प्रत्यय आएगा, उसका क्या है, वहीं पर सूत्र है अध्यर्ध पूर्व द्विगो लुक संज्ञायाम, वो उससे क्या होगा, द्विगु संज्ञा, संख्या पूर्व द्विगु से इसकी द्विगु संज्ञा हो जाएगी। इससे आगे जो टिठन प्रत्यय आएगा, टिठन, उसका क्या है, अध्यर्ध पूर्व द्विगो लुक संज्ञायाम से लुक हो गया है,
तो ये अब क्या हो गया, द्विगु समास हो गया, बस हमें यही देखना है, द्विगु समास हो गया। अब इसका उत्तर पद कंस है, उसको आदिवक्त हो गया। ऐसे यहाँ पर है त्रिभिः कंसैः क्रीतम क्रीता त्रिकंसा, 3 कंस में एक परिमाणवाची शब्द है कंस। ऐसे द्विमंथा त्रिमंथा बिल्कुल यही सिद्धि है, दुशूर्पा त्रिशूर्पा। तो यहाँ पर भी ऐसे द्वाभ्याम शूर्पाभ्याम क्रीता दुशूर्पा। तो यह शूर्पा दैन्य तरस्याम से ऐ प्रत्यय होता है, वही सूत्र है क्या ऐ। और इस ऐ का क्या हो जाता है, संख्या पूर्व, सारा समास आदि वैसा ही होगा, संख्या पूर्व दुगु से दुगु संज्ञा है, अध्यर्थ पूर्व दुगोर लुक संज्ञायाम से लुक हो जाएगा इसका, ठीक है। जो ऐ आया उसका लुक हो जाएगा, तो ये होगा। ऐसे ही द्विपाय्य, यहाँ पर भी ऐसे होगा, त्रिपाय्य द्विकांडा त्रिकांडा, इनमें भी सब में उसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ द्विकांडा त्रिकांडा में क्या है, मात्रच प्रत्यय होता है। क्या होता है, मात्रच यहाँ पर, ठीक है। दो कांड की बराबर माप वाला, त्रिकांड के कांड एक परिमाणवाची शब्द है। तो मात्रच होता है प्रमाणे द्वय से दग्ने मात्रच, फिर उसका लुक कर देते हैं प्रमाणे दुगोर लुक नित्यम। दुगु समास से उत्तर क्या होता है, मात्रच का प्रमाण में जो आया उसका लुक हो जाता, तो लुक हो गया यहाँ पर। और समास उसी से हुआ है, तद्धितार्थोत्तर पद समारेच से, और संख्या पूर्व दुगु से दुगु संज्ञा हुई है। तो दुगु में दुगु समास है, उत्तर पद है, तो आदि उदात्त हो गए, और कुछ भी नहीं है। बाकी जितना मैं बताना था वो बता दिया है? बाकी आपको सिद्धि इतनी समझनी है, यहाँ पर इतना ही देखना है। ये दुगु समास आपको दिख रहा है, तद्धितार्थोत्तर पद समारेच से समास हुआ है, संख्या पूर्व दुगु से दुगु संज्ञा है इनकी सबकी, इसलिए यहाँ पर उत्तर पद का आदि उदात्त हो गया, ठीक है। चलिएगा, सरल है। तत्पुरुषे शालायाम नपुंसके, तत्पुरुषे सप्तमी व्यक्ति विक्रांतम, शालायाम सप्तमी व्यक्ति विक्रांतम, नपुंसके सप्तमी व्यक्ति विक्रांतम। अनुवृत्ति उत्तर पदादि उदात्त। अर्थ नपुंसक लिंगे शाला शब्दांते तत्पुरुषे समासे उत्तर पदम आत्मदात्तम भवति। नपुंसक लिंग में जो शालांत शब्द है, शाला स्त्रीलिंग है परंतु कभी ये समास में जाता है तो उसको नपुंसक लिंग भी हो जाता है। तो ऐसे तत्पुरुष समास में उसको उत्तर पद का आदि उदात्त हो जाएगा। जैसे ब्राह्मण शालम क्षत्रिय शालम, ब्राह्मणों की शाला क्षत्रियों की शाला माने घर। तो यहाँ पर नपुंसक लिंग हो जाता है इससे, से विभाषा सेना सुरक्षा शाला निशानाम विकल्प से होता है। जिस पक्ष में नपुंसक लिंग ये करेगा उस पक्ष में ये सूत्र लग जाएगा। समास से अंत उदात्त प्राप्त था तो आदि उदात्त कर दिया, ये ऐसा हो गया, उत्तर पद का आदि उदात्त कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मित्रों, ठीक है। चलिएगा आगे सूत्र है कंथा च, कंथा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम च व्यापदम। अनुवृत्ति तत्पुरुषे नपुंसके उत्तर पदादि उदात्त। अर्थ कंथा शब्दांते तत्पुरुषे नपुंसक लिंगे उत्तर पदम आदुदात्तम भवति। कहते हैं कंथा शब्द अंत में ऐसे तत्पुरुष समास में, और वो कैसा होना चाहिए, नपुंसक लिंग वाला। अतः अंत में कंथा को नपुंसक लिंग हो रहा हो तो उसके उत्तर पद को आदि उदात्त हो जाएगा। जैसे सौष्यमिकंथम आह्वकंथम चप्पकंथम। तो यहाँ पर क्या है, संज्ञायाम कंथो शीनरेशु, यहाँ पर ये पड़ा हुआ 2 4 20, इससे क्या हो जाता, नपुंसक लिंग हो गया। तो ये कंथम, कंथा को कंथम हो गया तो आदि उदात्त हो गया उत्तर पद का, ठीक है। षष्ठी समास है आदिश्चिहणादीनाम, आदि प्रथमा व्यक्ति वचनांतम चिहणादीनाम षष्ठी व्यक्ति वचनांतम समास। चिहण आदिरेषां ते चिहणादयः तेषां चिहणादीनाम बहुब्रीहि। अनुवृत्ति कंथा तत्पुरुषे नपुंसके उदात्तः।
अर्थ नपुंसकलिंगे कंथान्ते तत्पुरुषे समासे चिह्नादीनाम आदुदात्तो भवति। कहते हैं नपुंसक लिंग में कंथांत शब्द तत्पुरुष है, वो क्या है, चिह्नादि गण में है। चिह्नादि गण में कुछ पठित शब्द हैं, उन सभी शब्दों के अंत में कंथा कंथ लगा हुआ है। तो कहते हैं उसका उत्तर पद का आदि उदात्त नहीं होता, उसका तो पूरे समास का ही आदि उदात्त होता है। चिह्नादि गण में पठित पूरे शब्द का आदि उदात्त होता है, उत्तर पद का नहीं होता। तो कहते हैं चिह्नादि नाम आदि उदात्त भवति। जैसे चिहण कंथम, तो यहाँ उत्तर पद ये है, परंतु चिह्नादि गण में ऐसा का ऐसा ही पढ़ा हुआ है, समास किया हुआ, मर्डर कंथम, मर्डर कंथम। तो यहाँ पर उत्तर पद का नहीं होगा। पूर्व वाले सूत्र से क्या प्राप्त था, उत्तर पद का उदात्त ये, परंतु इसने मना कर दिया नहीं। चिह्नादि गण में पढ़ा हुआ शब्द है कंथांत नपुंसकलिंग में, तो उसको तो पूर्व समास का आदि उदात्त होगा, तो ची मां ये उदात्त होगा। ठीक है। अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्त अनुदात्त स्वरता स्वरता संहितायाम अनुदात्तान। जो रटे रटाए सूत्र वही लगते हैं। ठीक है, चलिए। चेलखेट कटुक कांडम गर्हायाम, चेलखेट कटुक कांडम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम गर्हायाम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समास चेलंच खेटश्च कटुकश्च कांडश्च चेलखेट कटुक कांडम समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास कर दिया। ठीक है। तत्पुरुषे उत्तर पदादि उदात्त इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ चेल खेट कटुक कांड इत्येतानि उत्तर पदानि तत्पुरुषे समासे आदुदात्तानि भवन्ति गर्हायाम गम्यमानायाम। कहते हैं चेल खेट कटुक कांड ये शब्द यदि उत्तर पद में होंगे तो तत्पुरुष समास में ये आदि उदात्त हो जाता है, परंतु गर्हा निंदमा, गर्हन माने निंदा गम्यमान हो रही हो समस्त पद से। तो यहां पर बता रहे हैं पुत्रश्चेलमिव पुत्रचेलम भार्याचेलम उपानत खेटम नगर खेटम दधि कटुकम उदश्वित कटुकम, मिला हुआ एक शब्द है। ठीक, उदश्वित कटुकम भूतकांडम प्रजाकांडम। इन सभी शब्दों का ये अर्थ है कि इनसे निंदा गम्यमान हो रही है। एक दो शब्दों का इन्होंने अर्थ भी दे दिया, देख लीजिएगा। इनमें सभी में उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोग से समास हो रहा। ठीक है। तो यहां पर दिया पुत्र चेलम, पुत्र चेलम का अर्थ है कुपुत्र, जो फटे वस्त्रों के समान दूर फेंकने के योग्य। जब हमारे कपड़े फट जाते हैं क्लोथ, तो हम उनको फेंक देते हैं, वैसे ही पुत्र, ऐसा पुत्र इसमें कोई गुण नहीं है, सारे अवगुण भरे पड़े हैं, दुर्गुणों से युक्त है, उसको अपने से दूर रखना ही ठीक है, भाई दूर जा तू। ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर निंदा गम्यमान हो रही है। इसी प्रकार से उपानत खेटम का अर्थ दिया इन्होंने खराब जूता। दधि कटुकम माने कड़ुआ दही। कड़ुआ दही का अर्थ कड़ुआ कभी हो जाता है। भूतकांडम का अर्थ कष्टदायक प्रजा। ठीक है। ऐसे प्रजाकांडम और भूतकांडम दोनों का एक ही अर्थ है। तो कष्टदायक प्रजा, प्रजा ने कष्टदायक प्रजा मैंने जो प्रजा अपने राजा को कष्ट देती रहती हो, हमेशा आंदोलन ही करती रहती हो, काम धंधा कुछ ना करती हो, अनशन पर बैठती रहती हो सरकार के खिलाफ, है कुछ सहयोग ना करने वाले लोग, प्रजा, जो आंदोलन पर बैठने वाले, अनशन पर बैठने वाले क्या कहलाते हैं, भूतकांडम प्रजाकांडम। कांड का अर्थ है दूषित, दुष्ट, खराब। ठीक है। चलिए, चीरमुपमानम। ठीक है, सब जगह ये उत्तर पद का आदि उदात्त हो रहा है, आपको देख लिया सब जगह। ठीक है। ये खेटम खेटम कटुकम कटुकम कांडम कांडम। चलिए, चीरमुपमानम। क्षीरम प्रथमा व्यक्ति योजनांतम उपमानम प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति तत्पुरुषे उत्तर पदादि उदात्ता। अर्थात तत्पुरुषे समासे उपमानवाची चीरम उत्तर पदम आदुदात्तम भवति। तत्पुरुष समास में उपमानवाची चीर शब्द, क्या उपमानवाची जो चीर शब्द है वो उत्तर पद में होगा तो उसको आदुदात्त हो जाता है। जैसे वस्त्रम चीरम एवं वस्त्र चीरम, पट चीरम, कंबल चीरम। यहाँ पर भी क्या है,
उपमा वो उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोग से समास हुआ है। और वस्त्र चीरम का अर्थ लंबे आकार में फाड़ी गई पट्टी के समान कम चौड़ा वस्त्र। पट्टी बनाए फाड़ते हैं ऐसे कपड़ा। प्राचीन काल में कभी चोट आदि लग जाती थी तो घर में कोई कपड़ा होता था उसको ऐसे फाड़ देते थे पट्टी के रूप में। आजकल तो पट्टी आ रही है। तो वस्त्र चीरम ऐसे पट चीरम, पट माने चटाई होती है, मैट उसकी एक चौड़ाई होती है उसके सम उतना चौड़ा। कंबल चीरम, कंबल जितना चौड़ा। ठीक, तो ये अर्थ सब जगह यहाँ पर उत्तर पद का चीर, चीर को क्या हो गया है, उदात्त हो गया। और ये क्या है, चीर उपमानवाची है। यहाँ पर चीर, चीर का अर्थ होता है पट्टी, तो उपमान के रूप में आ रहा है। अच्छा, यहां पर ये वास्तव में है, पटचीरम का अर्थ होगा जो चटाई होती है उसकी फटी हुई पट्टी। और कंबल चीरम का अर्थ होगा कंबल को फाड़ करके निकाली गई जो पट्टी पतली, ये अर्थ होगा वास्तव में। ठीक है, क्या पटमा चटाई, चटाई की पट्टी और कंबल की पट्टी, ऐसा अर्थ है वास्तव में। पलल सुपशाकम मिश्रे, पलल सुपशाकम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम मिश्रे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समासा। पललम च सुपश्च शाकम च पलल सुपशाकम समाहार द्वंद्व समासः। ठीक, अनुवृत्ति आ रही है तत्पुरुषे उत्तर पदादि उदात्त अर्थ मिश्रवाचिनी तत्पुरुषे समासे पलल सुपशाक इत्येतानि उत्तर पदानि आदुदात्तानि भवन्ति। कहते हैं मिश्रवाची तत्पुरुष समास है। मिश्रवाची माने वहां पर एक मिश्रण पदार्थों को मिला करके बनाया हुआ कुछ होता, उसमें समास कहा है भक्ष्यवाची पदार्थों के साथ में। ठीक है, तो वहां पर क्या पलल सुपशा के उत्तर पद में होंगे तो उनको आदिवात हो जाता है। जैसे गुड़ेन मिश्रम पललम, गुड़ पललम, घृत पललम, घृत सूपा, मूलक सूपा, घृत शाकम, मुदक शाकम। तो यहाँ पर क्या है, मिश्रवाचनी है ये, भक्षेण मिश्रीकरणम। इससे क्या है, भक्ष्यवाची पदार्थों के साथ में मिश्रीकरण का समास हो जाता है, मतलब मिश्रीकरण के साथ करके। जैसे गुड़ पललम का अर्थ है गुड़ मिला हुआ मांस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भक्ष्यवाची क्या है, ये है पलल। ठीक है, गुड़ क्या हो गया आपका, मिश्र उसमें मिलाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही गुड़ मिला हुआ मांस, घी मिली हुई दाल, मूली मिली हुई दाल, घी मिला हुआ शाक, मूंग मिला हुआ शाक। तो यहाँ पर इससे समास हो गया। और क्या हुआ, ये मिश्र का तो लोप हो जाता है, ये तो केवल विग्रह वाक्य में दिखाया जाता है। समास इनका होता है गुड़ और पलल का। तो ये पलल शब्द को आदिवात हो गया है, ऐसे ही हो गया पलल, सूप को आदिवात हो गया, शाक को आदिवात हो गया, और कुछ नहीं है, यही सामान्य है। ठीक, चलिएगा, ये हुआ हमारा कूलसूद स्थल कर्षाः संज्ञायाम। कूलसूद स्थल कर्षाः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तं संज्ञायां सप्तमी व्यक्ति वचनान्तं समासः। कूलञ्च सूदश्च स्थलञ्च कर्षश्च कूलसूद स्थल कर्षाः इतरेतरे उद्वन्द्वः। ठीक, अनुवृत्ति तत्पुरुषे उत्तरपदादि उदात्तः अर्थ कूल सूद स्थल कर्ष इत्येतानि उत्तरपदानि तत्पुरुषे समासे आदुदात्तानि भवन्ति संज्ञायां विषये। कहते हैं ये शब्द उत्तर पद में होंगे तत्पुरुष समास में, तो इनको आदि उदात्त हो जाएगा, संज्ञा और संज्ञा गम्यमान हो रहा हो रही हो, विशेष किसी का बोध हो रहा हो। तो जैसे दाक्षिकूलम, माहकिकूलम, देवसूदम, भाजीसूदम, दांडायन स्थली, माहकी स्थली, दाक्षिकर्ष। ठीक, अब ये क्या है, किसी की संज्ञाएं है वास्तव में। ठीक है, संज्ञा है, ये हमें संस्कृत साहित्य में आकर के देखना पड़ेगा किसकी संज्ञा है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये तत्पुरुष समास है। दाक्षियों का कूल, ऐसे माह की है, देव का सूद जो है भाजी सूद इत्यादि। ठीक है, ये तो उत्तर पद इनको सबको आदि उदात्त हो गया है। थोड़ा सा इन्होंने बता दिया है, कहा है कि ये सभी क्या है, सभी उदाहरण ग्राम विशेष के नाम हैं, ये सभी नाम ही है गांव के किसी के।
स्थल शब्द में, यहाँ स्थल में ये स्थली बनाया है, स्थल लिया है, तो स्थल से यहाँ पर स्थली का ग्रहण हो रहा है, ठीक है। तो जान पद कुंड गौण स्थल से इसमें क्या हो जाता है, गीश हो जाता है। तो चारों ओर की भूमि से स्वयं सिद्ध अकृत्रिम उच्च सम भूमि स्थली कहती है। ये कह रहे हैं कि चारों तरफ से माने अपने आप सम ऊंची भूमि वो कही जाती है स्थली, ठीक है, स्थली। तो ये एक तो सम की जाती है यंत्रों के द्वारा या लोगों के द्वारा, एक ऐसी भूमि होती है सम भूमि होती है ऊंची, ठीक है, तो उसको स्थली कहते हैं। चलिए अकर्म धारये राज्यम, अकर्म धारये सप्तम व्यक्ति वचनांतम राज्यम प्रथम व्यक्ति वचनांतम समास न कर्म धारय अकर्म धारय तस्मिन् अकर्म धारय नहीं तत्पुरुष अनुवृत्ति तत्पुरुषे उत्तर पदादि उदात्त अर्थ कर्म धारय वर्जिते तत्पुरुषे समासे राज्यम उत्तर पदम आदुदात्तम भवति। कर्म धारय को छोड़ करके तत्पुरुष समास, मान कर्म धारय तत्पुरुष समास नहीं होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। तो तत्पुरुष तो होना चाहिए पर तत्पुरुष में कर्म धारय वाला नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में समाज में राज्यम ये उत्तर पद होगा तो उसको आदिदात हो जाएगा। जैसे ब्राह्मण राज्यम क्षत्रिय राज्यम, ब्राह्मणों का राज्य क्षत्रियों का राज्य, तो षष्ठी समास हुआ यहाँ पर, तो राज्यम को क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, उदाहरणों में षष्ठी समास है। ठीक, चलिएगा आगे का सूत्र है हमारा वर्ग्यादयश्च, वर्ग्यादय प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम च अव्यपदम समास वर्ग्यादिरेशम ते वर्ग्यादय बहुव्रीहि अनुवृत्ति अकर्मधारये तत्पुरुषे उत्तर पदादि उदात्तः अर्थ अकर्मधारये तत्पुरुषे समासे वर्ग्यादीनां वर्ग्यादीनि उत्तर पदानि आदुदात्तानि भवन्ति। कर्मधारय समास को छोड़ करके अन्य तत्पुरुष समास में वर्ग्यादि शब्द माने वर्ग्यादि शब्द वर्ग्यादि उन्होंने पढ़े हुए वो उत्तर पद में होंगे तो उनको आदि उदात्त हो जाता है। जैसे वासुदेव वर्ग्यः वासुदेव पक्ष्यः वा अर्जुन वर्ग्यः अर्जुन पक्ष्यः, तो ये वर्ग और पक्ष इसमें गण में पड़े हुए तो आदि उदात्त हो गए, पक्ष शब्द भी आदि उदात्त हो गए। ठीक है, तो इसमें षष्ठी समास है वासुदेवस्य वर्ग्यः, वासुदेव वर्ग और वासुदेव का पक्ष और वर्ग पर्यायवाची शब्द वास्तव में, और भी जो भी शब्द हैं उनका आदि उदात्त हो गया है, हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। पुत्रः पुंभ्यः, पुत्र प्रथम व्यक्ति वचनांतम पुंभ्या पंचम व्यक्ति बहुवचनांतम अनुवृत्ति तत्पुरुषे उत्तर पदादि उदात्तः अर्थ पुं शब्देभ्यः उत्तरः पुत्र शब्द उत्तर पदम तत्पुरुषे समासे आदुदात्तम भवति। कहते हैं पुं शब्द से उत्तर, पुंस शब्द है ये, ठीक है, पुंस, तो उससे उत्तर जो पुत्र शब्द होगा उसको क्या हो जाएगा, हाँ अरे यहाँ पुंस शब्द का अर्थ पुल्लिंग शब्द, पुंस का अर्थ ही वास्तव में पुल्लिंग है, तो पुं शब्देभ्य माने पुं पुल्लिंग शब्दों से उत्तर। ठीक है, पुंस अकेला नहीं, पुल्लिंग शब्द हैं जो, उनसे उत्तर यदि पुत्र शब्द उत्तर पद में होगा तो उसको समास तत्पुरुष समास होगा तो आदि उदात्त हो जाएगा। जैसे कौनटि पुत्र दामक पुत्र माहिष का पुत्र, तो यहाँ पर कौनटि दामक और माहिषक ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इनसे उत्तर यहाँ पर पुत्र शब्द आ रहा है। तो यहाँ पर षष्ठी समास है कौनटे पुत्र कौनट पुत्र दामकस्य पुत्र दामक पुत्र माहिषकस्य पुत्र माहिषक पुत्र, तो ये हो गया। तो पुत्र पुत्र को आदि उदात्त हो गया। ठीक है, चलिए नाचार्य राजर्ति संयुक्त जात्याखेभ्यः न व्यपदम आचार्य केभ्यः पंचम व्यक्ति भोजनांतम समासा आचार्यश्च राजाचार्य इत्युक्च संयुक्तश्च जातिश्च आचार्य राजर्त्विक संयुक्त जातयः
और एताः माने जातयः आख्या येषां ते आचार्य राजऋत्विक संयुक्त जात्याख्याः तेभ्यः खेभ्यः। तो पहले तो ये द्वंद्व समास हो गया, फिर बाद में ये यहाँ पर इनके साथ में आख्या का बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक, अब क्या अर्थ हो गया? आचार्य पता है, राजा पता है, ऋतुक भी आपको पता है, और संयुक्त भी पता है, जाति। ये शब्द माने इनको कहने वाले माने इनके पर्यायवाची शब्द, अथवा ये इन शब्दों को कहा जा रहा है राजा नाज वो आचार्य राजऋत्विक संयुक्त जात्याखेभ्यः। ठीक है, अब आइएगा अनुवृत्ति इसमें आ रही है आपकी पुत्रः तत्पुरुषे उत्तर पदादि उदात्त। अर्थ आचार्य राजा ऋत्विक संयुक्त ज्ञाति इत्येतेषां या आख्या तद्वाचिभ्यः परः पुत्र शब्दो नादुदात्तो भवति। पूर्व सूत्र से पूरा क्षेत्र ओपन कर दिया था, उसको सीमित किया जा रहा है। कहते हैं आचार्य शब्द अथवा राजा तथा ऋत्विक संयुक्त जाति, ये इनके जो आख्या माने इनको कहने वाले जो शब्द हैं उनसे परे यदि पुत्र शब्द होगा तो उसको उत्तर पद का आदि उदात्त नहीं होता है, तो क्या होता है? समास से अंत उदात्त हो जाता है। जैसे आचार्याख्येभ्यः माने आचार्य पुत्रः, उपाध्याय पुत्रः, शाकटायन पुत्रः। तो ये आचार्य भी आचार्य है, उपाध्याय भी आचार्य है, और शाकटायन भी एक आचार्य है। तो ये आचार्याख्य शब्द है। तो पुत्र शब्द समास हो गया है इनमें षष्ठी, तो समास से अंत उदात्त हो गया। ये राजाख्येभ्यः राजपुत्र, ईश्वरपुत्र, नंदपुत्र। ये राज, ईश्वर और ये तद विशेषवाची है। ये तो स्वयं हो गया, ये पर्यायवाची हो गया, ये तद विशेष हो गया, तीनों से होगा, आख्या कह दिया इसलिए। ऋत्विक आख्येभ्यः ऋत्विक पुत्र, याजक पुत्र, होतु पुत्र, एक ही शब्द है। ठीक है, अंत हो रहा हर जगह। संयुक्त आख्येभ्यः तो संयुक्त पुत्र, संबंधी पुत्र, शाल पुत्र। संयुक्त का अर्थ यहाँ पर क्या है? संबंधी माने रिश्तेदारों का। तो संयुक्त पुत्र अथवा संबंधी का पुत्र अथवा साले का पुत्र, तो अंत होगा। जात्याखेभ्यः जाति पुत्र, भ्रातुष्पुत्र। तो क्या जाति में भाई आ जाता है? क्या आ जाता? भाई। भाई अपना बंधु माने हमारे जो परिवार में जो लोग हैं उनको जाति बोलते हैं, अपने कुटुंबी लोग। तो जाति पुत्र माने जाति का अर्थ हो अपने ही कुल का पुत्र, और भ्रातु पुत्र माने भाई का पुत्र। यहां पर क्या हो जाता है? अलुक हो जाता है षष्ठी का, और इसको शत्रु हो जाता है वास्तव में। ठीक है, यहां पर ये नीचे दिया है, देखिए समास से हर जगह उदात्त हो जाएगा। और जो यहाँ पर आख्या ग्रहण किया गया है वो तत्पर्याय एवं तद विशेषवाचियों के ग्रहणार्थ है। जैसे यथा उपाध्याय पुत्र, ये तो क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया आचार्य का, और ये उपाध्याय शब्द आचार्य का पर्यायवाची है। एवं शाकटायन हो गया तद विशेष, शाकटायन शब्द क्या? आचार्य विशेषवाची हो गया। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों में भी आपको समझ लेना है। भ्रातुष्पुत्र में कह रहे हैं कि ऋतो विद्या योनि संबंधेभ्यः, इससे क्या हो जाता है? अच्छा, ये भ्रातु और होतु दो उदाहरण थे, होतु पुत्र में भी ऐसा ही था, क्षमा कीजिए। यहाँ क्या है? षष्ठी का अलुक हो जाता है, समास होने पर षष्ठी समास हो गया, षष्ठी का अलुक हो गया। फिर कसकादिशुच से क्या है? यहाँ तो विसर्ग ही रहता है। कसकादिशुच में क्या? कसकादि गण में ये शत्व करके पढ़ा हुआ है, विसर्ग को शत्व जाने। संयुक्त स्त्री के संबंधी, ठीक है, साला आदि को कहते। अच्छा, ये कह रहे हैं संयुक्त, संयुक्त किसको कहते हैं? स्त्री जो पत्नी होती है उसके जो संबंधी साले आदि उनको कहते हैं। तथा जाति, जाति से कहते हैं माता पिता संबंधी बंधु बांधवों का वाचक, कुल के जो लोग हैं उनका। ठीक, चलिएगा, ये हो गया हमारा चूर्णादीन्य प्राणिषष्ठ्याः। कोई बात नहीं, लो आ गया जी। ठीक है,
चूर्णादीनि प्रथम व्यक्ति बहुवचनान्तम अप्राण षष्ठ्याः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम समास चूर्ण आदि येषां ते तानि चूर्णादीनि बहुव्रीहि न प्राणी अप्राणी नहीं तत्पुरुष समास हो गया अप्राणिनः षष्ठी अप्राणी षष्ठी तस्या प्राणी षष्ठ्याः ठीक है पंचमी तत्पुरुष समास हो गया न प्राणी अप्राणी हो गया वो उस अप्राणी वाची की जो षष्ठी व्यक्ति अनुवृत्ति आ रही है तत्पुरुषे उत्तरपदादि उदात्ता अर्थ अप्राणी वाचिना षष्ठ्यंतात् पराणि चूर्णादीन उत्तरपदानि तत्पुरुषे समास आदि उदात्तानि भवन्ति अप्राणीवाची जो षष्ठ्यंत पद हैं उनसे परे जो चूर्णादि गण में पठित शब्द हैं उत्तर पद में तत्पुरुष समास के अंदर वो आदि उदात्त होते हैं। अब देखिएगा ये है मुदगस्य चूर्णम मुदग चूर्णम चूर्ण शब्द है मुदग शब्द क्या है षष्ठ्यंत है और ये षष्ठी कैसी है मुदग मुदग माने मूंग तो ये क्या प्राणीवाची नहीं है प्राणी को नहीं कहता अब प्राणीवाची है तो उससे उत्तर चूर्ण को आदि उदात्त हो गया ऐसे मसूर चूर्णम ठीक है मसूर पूरा संस्कृत का शब्द है ऐसे ही मुदग मुदग से मूंग बन गया है पर मसूर मसूर ही रहा हिंदी में भी ठीक है मसूर शब्द क्या है संस्कृत का प्रॉपर देख लीजिएगा मसूर चूर्णम माने मसूर की दाल का चूरा आटा तो इनको आदि उदात्त हो गया चूर्णम को मुदग चूर्ण मूंग का आटा मसूर चूर्ण मसूर का आटा मुदग मसूर अप्राणी वाची षष्ठ्यंत पद है ठीक है चलिए चलिए इस सूत्र को अब आगे पढ़ेंगे आज की कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं 14 सूत्र हमने आज आपको पढ़ा दिए 14 काफी है। अब हमारे इसमें कितने सूत्र हैं हमारे इसका पाद के अंदर 199 सूत्र हैं 199 से हमने 34 पढ़ लिए 134 ठीक है 134 पढ़ लिए तो अब थोड़े सूत्र बचे हुए 4-5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये पाद स्वर का प्रकरण आपका कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। अब कठिन नहीं है सरल ही है इसी प्रकार का ठीक है। पहले जो मैं पढ़ाता हूं उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको पढ़ने में समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी ये ध्यान रखिएगा पढ़ना पड़ेगा पहले चाहे बेशक आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं पहले पाठ को आपको देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए सर्वेभ्यो नमः।